हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अलग अलग थ्योरीज ऑफ स्ट्रेस, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, ये स्ट्रेस क्या होता है और ये इसकी अलग अलग थ्योरीज क्या हैं, अलग अलग टाइप्स क्या हैं और इसका हमारे हेल्थ, वेलबींग, इमोशनल और फिजिकल वेलबींग पे क्या फर्क पड़ता है, ये पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो थ्योरी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हैंस सेलाई की स्टिमुलस बेस्ड थ्योरी। अब जो हैंस सेलाई थे जो है ये हंगेरियन कैनेडियन एंड्रोकाइनोलॉजिस्ट थे जो है, मतलब जो है ये एंड्रोकाइन एक्टिविटी है जो आपकी गैस्ट्रो की एक्टिविटीज होती हैं, गैस्ट्रो जो आपका बॉडी पार्ट होता है जो है उसके ये डॉक्टर थे जो है, और इन्होंने अपना काम जो है स्ट्रेस पे किया था और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी उस पे किया था। तो इनकी थ्योरी को हम लोग कहते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। अभी जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है? गैस इज अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रपोज्ड बाय सेलाई टू एक्सप्लेन बॉडीज रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जिसके द्वारा हैंस सेलाई ने बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है किसी स्ट्रेस के प्रति, किसी तनाव के प्रति, उसको समझाने की कोशिश की है। हैंस सेलाई जो है कहते हैं कि स्ट्रेस इज नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड प्लेस ऑन इट। मतलब जब बॉडी पे कोई टैक्सिंग रिस्पॉन्स आता है, कोई स्टिमुलस आता है, कोई जो डिमांडिंग स्टिमुलस आता है जो है, तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है आपका स्ट्रेस। अब की फीचर्स ऑफ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, क्या क्या की फीचर्स हैं जो है इसके? तो गैस रिप्रेजेंट्स अ यूनिवर्सल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर्स रिगार्डलेस ऑफ द स्पेसिफिक नेचर ऑफ द स्ट्रेसर। तो जो गैस है जो है ये वो यूनिवर्सल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स को दिखाता है जो है, जो कि सब लोगों में कॉमन है जो है। स्ट्रेसर क्या है उसके उस पे डिपेंडेंट नहीं रहता है आपका ये जो जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है जो है, जो रिस्पॉन्स है जो है वो स्ट्रेसर कैसा है या वो ट्रिगर कैसा है उस पे डिपेंड नहीं करता। सेलाइज मॉडल emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडीज अडेप्टिव मैकेनिज्म्स इन रिस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेस। जो ये सलाई का मॉडल है जो है ये एम्फसाइज करता है इम्पोर्टेंस को जो है, किसकी इम्पोर्टेंस को? बॉडी के अडेप्टिव मैकेनिज्म। अडेप्टिव मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे जब आपको ठंडी होती है, जब आपको बहुत तेज ठंडी लगती है, तो आपके दांत अचानक से कड़कड़ाने लगते हैं। वो दांत कड़कड़ाना दरअसल आपका बॉडी अडेप्ट कर रही है ठंडी के प्रति, आपकी बॉडी वर्क कर रही है ताकि हीट जनरेट हो। तो ये होता है अडेप्टिव मैकेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो जो आपका ये गैस है या जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है जो है, ये हैंसलाई के मॉडल में जो है ये बॉडी के अडेप्टिव मैकेनिज्म्स को दर्शाता है जो है, कि वो स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। While gas provides a valuable framework for understanding the body's response to stress, it has also faced criticism for oversimplifying the complex nature of stress and effect. क्योंकि एक प्रिमिटिव थ्योरी थी हमारे स्ट्रेस की, प्रिमिटिव थी, साथ ही लैंडमार्क थ्योरी भी थी, तो इसलिए जो है इसके इफेक्ट्स पे इस पे काफी सारा क्रिटिसिज्म भी है जो है, कि इसने बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई कर दिया जो है। लेकिन हम लोगों का जो डिस्कोर्स है जो है वो आज इस बात पे नहीं है। हम लोग अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। तो ये जो आपका गैस है या जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम है जो है, ये 3 फेजेस में आता है। पहला फेज इसका होता है अलार्म रिएक्शन फेज। अलार्म रिएक्शन फेज में क्या होता है? ट्रिगर्ड व्हेन द बॉडी फर्स्ट एनकाउंटर्स अ स्ट्रेसर। जब बॉडी कोई स्ट्रेसर को पाती है, जब कोई बॉडी के सामने कोई स्ट्रेसर आता है, वो स्ट्रेसर फिजिकल भी हो सकता है, वो स्ट्रेसर साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। जैसे कि फिजिकल स्ट्रेसर क्या हो सकता है? आपके सामने कोई बड़ी सी गाड़ी आ जाए, या आपके सामने सांप आ जाए, शेर आ जाए, तो ये सारे फिजिकल है। साइकोलॉजिकल क्या है? साइकोलॉजिकल ये है कि आप मान लीजिए कि आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप कॉमन रूम में बैठे हुए हैं जहां पे इंटरव्यू के सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। अब वहां पे जो आपका प्रेशर है जो है, जो स्ट्रेस है जो है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। ठीक है। द बॉडी परसीव्स द स्ट्रेसर एज अ थ्रेट इनिशिएटिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो जो बॉडी है आपकी जो है वो स्ट्रेसर को परसीव करती है एज अ थ्रेट, एज अ थ्रेटनिंग मैकेनिज्म जो है, और ये आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ना या भागने का रिस्पॉन्स जो है ये इवोक करता है। फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं ये बहुत जल्दी होते हैं जो है, और इनमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो रैपिड हो जाती है, और आपकी जो अलर्टनेस है जो है, अलर्टनेस मतलब ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो हाइटेंड हो जाता है, या आपका अलर्टनेस का लेवल जो होता है वो हाइटेंड हो जाता है। अब इसमें एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल जो होते हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है छोड़े जाते हैं। आपका ब्रेन उसको बोलता है, इन इन ग्लैंड्स को बोलता है, एडेनोकॉर्टिकल ग्लैंड्स को बोलता है कि
सॉरी, कि भाई आप ये फलाना जो आप ये अपना मतलब जो आपका ग्लैंड है जो है उससे आप एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल सेक्रीट करो, और आप इससे क्या होता है, इससे जो आपकी बॉडी होती है वो एक्शन के लिए, फ्लाइट या फाइट के लिए प्रिपेयर होती है। दिस स्टेज इज characterized by a burst of energy aimed at confronting or escaping from the stressor। जो अलार्म स्टेज होता है उसमें एक एनर्जी का संचार होता है, एक एनर्जी का संचार होता है। वो क्या करता है जो है, वो आपको तैयार करता है कि आप स्ट्रेस को या तो सामने फेस करेंगे या स्ट्रेस से आप बच के दूर जाएंगे। तो इन चीज के लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए आपको तैयार करता है। तो ये होता है अलार्म रिएक्शन। अब अगला है आपका रेजिस्टेंस फेज। अभी रेजिस्टेंस फेज में क्या होता है, if the stressor persists beyond the alarm reaction, the body enters the stage of resistance। ठीक है, अगर जो स्ट्रेसर है जो है वो अलार्म रिएक्शन के बाद भी परसिस्ट करता है जो है, तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस के फेज में आती है। अब रेजिस्टेंस के फेज में क्या होता है, इस फेज में जो है जो बॉडी है वो आपका अटेम्प्ट करती है कि जो ऑन ग्रोइंग स्ट्रेसर है जो है उसको अडेप्ट कर ले, उसको अपने सिस्टम में जो है अडेप्ट कर ले, उसको अपने सिस्टम में जो है एक साथ इंटीग्रेट कर ले, उसको मैनेज कर ले, उसको मिटिगेट कर ले, उसको रिमेडिफाई कर ले, और जो फिजियोलॉजिकल बैलेंस है जो है आपकी बॉडी का, वो बराबर बना रहे। जो है कि आपकी बॉडी उससे लड़ तो रही है, लेकिन आपके बॉडी ने बाकी मैकेनिज्म्स को शांत नहीं किया है, या बाकी मैकेनिज्म्स की तरफ अपना ध्यान कम नहीं किया है। ठीक है, द इनिशियल शॉक ऑफ द अलार्म रिएक्शन सबसाइड्स बट द बॉडी रिमेन्स ऑन हाई अलर्ट। तो इस रेजिस्टेंस की स्टेज में ये होता है कि जो अलार्म रिएक्शन के दौरान आपका जो शॉक वाला फेज होता है वो तो धीमे धीमे कम हो जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जो रहती है वो हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज में कंटिन्यू ऑल्दो दे मे नॉट बी एज इंटेंस एज द अलार्म स्टेज। जो फिजियोलॉजिकल या बॉडी के जो रिस्पॉन्सेज रहते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड हार्ट रेट वगैरह, वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो गिर जाती है। The body prioritizes resources to cope with the stressor, potentially at the expense of other bodily function। जो आपकी बॉडी है जो है वो अपने कोपिंग मैकेनिज्म्स को वो स्टार्ट कर देती है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर बॉडीली फंक्शंस। मतलब बॉडी के जो दूसरे फंक्शंस हैं उनको थोड़ा सा डिलिमिट किया जाता है, उनको थोड़ा सा संकीर्ण किया जाता है, उनको थोड़ा संकुचित किया जाता है, और वो जो एनर्जी जो बॉडी के फंक्शंस को मोटिवेट करती थी जो है, वो एनर्जी आपकी ट्रांसफर हो रही है इस प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए। इंडिविजुअल्स में अपीयर टू फंक्शन नॉर्मली ड्यूरिंग दिस स्टेज, बट दे आर अंडर सिग्निफिकेंट स्ट्रेस। क्योंकि आप बिल्कुल से एकदम हाई लेवल पे गए हो फिर वहां से लो आए हो जो है, तो इसमें आपका ये होता है कि आप नॉर्मली फंक्शन तो करते हो, लेकिन आप अभी भी स्ट्रेस के इफेक्ट में रहते हो। और आखिरी जो फेज होता है वो फेज होता है एग्जॉशन का। अब एग्जॉशन के फेज में क्या होता है, इफ द स्ट्रेसर परसिस्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड विदाउट रिलीफ, देन द बॉडी एंटर्स द स्टेज ऑफ एग्जॉशन। जब काफी समय तक बिना रिलीफ के जब ये फेज चलता रहता है, पहले अलार्म फेज, इसके बाद में आपका रेजिस्टेंस फेज, इसके बाद में आपका एग्जॉशन फेज, जब ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है जो है, तो आपकी बॉडी थकने की स्थिति में आ जाती है, एग्जॉशन फेज में आ जाती है। इस फेज में जो बॉडी के रिसोर्सेज होते हैं, जो कोपिंग रिसोर्सेज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं जो है, और स्ट्रेस से लड़ने की आपकी क्षमता खत्म हो जाती है। फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स में बिगिन टू मैल फंक्शन एंड द इंडिविजुअल बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू इलनेस एंड डिजीजेस। क्योंकि आपके बॉडीली मैकेनिज्म जो है वो मैल फंक्शन कर रहे हैं, आपकी जो एनर्जी है वो बेसिक फंक्शन से हटा करके जो है आपको डील करने में शिफ्ट हो गई है जो है, तो इससे आपको इलनेस, बीमारियां और डिजीजेस जो है, जो इलनेसेस हैं और डिजीजेस हैं, इससे आप ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो या ज्यादा प्रोन हो जाते हो। जिसके बाद सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी डिसऑर्डर्स में है, स्ट्रेस से जुड़े हुए जो डिसऑर्डर्स हैं जो है, जैसे कि क्रॉनिक फटीग, बिल्कुल थकान और इंसोम्निया, अनिद्रा, और एंजाइटी जो है, बेचैनी या घबराहट जो है, ये सारी चीजें जो है ये इनके साथ जुड़ी हुई होती हैं जो है, और ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और अगर ये जो स्ट्रेस है जो है इसका एक्सपोजर ज्यादा समय तक रहा जो है, तो ये ऑर्गन डैमेज भी कर सकती है और इवन डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक है, अब जो दूसरा मॉडल हम पढ़ने जा रहे हैं वो दूसरा मॉडल है लैजरस और फोकमैन का ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग। ठीक है, तो रिचर्ड लैजरस और सूजन फोकमैन ने ये मॉडल दिया था जो है, और उन्होंने इस मॉडल के तहत हमें ये बताया था कि स्ट्रेस जो है वो ट्रांजैक्शनल प्रोसेस है। स्ट्रेस ट्रांजैक्शनल प्रोसेस कैसे है,
ये आपके बीच में और आपके एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होते रहते हैं, उसको जो है ये ट्रांस उसके जो उससे उसके डायलेक्टिक्स से, उसके घर्षण से जो है, जो आपकी स्थितियाँ प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम स्ट्रेस कहते हैं, ऐसा इस थ्योरी का मानना है। अब स्ट्रेस अराइजेस फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड्स ऑफ सिचुएशन, मतलब जब समतुल्य न रह जाएं आपके जो है, जो एक सिचुएशन डिमांड करती है और जो आपकी कोपिंग एबिलिटी है जो है, अगर उनके बीच में इम्बैलेंस है जो है, तो आपको स्ट्रेस होगा। अब ये जो स्ट्रेस है जो है, इसका क्या, ये स्ट्रेस कब होगा जो है, ये स्ट्रेस तब होगा जब आपको इवेलुएट करेंगे कि आपके जो कोपिंग रिसोर्सेज है जो है, वो कम पड़ जा रहे हैं देन द डिमांड। ठीक है, तो कॉग्निटिव अप्रेजल तब होता है। अभी कॉग्निटिव अप्रेजल क्या होता है? कॉग्निटिव अप्रेजल जो होता है, ये आपका होता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किस चीज का? जो बाहर के में थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेस है, क्या ये मेरे सारे कोपिंग रिसोर्सेज को खत्म कर देगी, या ये मेरे सारे कोपिंग रिसोर्सेज को नहीं खत्म करेगी। तो ये होता है अप्रेजल। अब अप्रेजल जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी अप्रेजल। अभी प्राइमरी अप्रेजल क्या होता है? तो जो प्राइमरी अप्रेजल होता है, फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांजैक्शनल प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्राइमरी अप्रेजल, which where individuals evaluate the significance of a potential stressor। मतलब जो है, किसी स्ट्रेसर का जो है सिग्निफिकेंस क्या है आपके बॉडीली मैकेनिज्म पे, आपके बॉडीली सिस्टम्स पे जो है, उसका इवैल्यूएशन होता है जो है वो। तो ये पहला स्टेप्स है। इसके बाद में इंडिविजुअल्स असेस वेदर द सिचुएशन इज रिलेवेंट, बेनाइन, पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी। फिर जो है आपका, ये जो आपका इंटरनल मैकेनिज्म्स है जो है, वो ये डिसाइड करते हैं कि जो बाहर का स्ट्रेसर है या जो बाहर की सिचुएशन है, वो आपसे कितनी जुड़ी हुई है, क्या वो इरेलेवेंट है, क्या वो पॉजिटिव है, या ये वो स्ट्रेसफुल है। इसके बाद में जो आपका ये अप्रेजल प्रोसेस है जो है, ये कुछ चीजों से प्रभावित होता है। वो चीजें क्या हैं? आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं जो है, आपका पास्ट का एक्सपीरियंस कैसा है। हम लोगों ने लर्न्ड हेल्पलेसनेस के बारे में पढ़ा था मार्टिन सेलिगमैन के, कि अगर आपके साथ बार बार अगर नेगेटिव चीजें होती हैं, तो आप यही उम्मीद करते हो कि मेरे साथ तो सब नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ये होता है। एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका सेकेंडरी अप्रेजल। अब ये सेकेंडरी अप्रेजल क्या होता है? प्राइमरी अप्रेजल के बाद सेकेंडरी अप्रेजल होता है टू वैल्यूएट कोपिंग रिसोर्सेज। कोपिंग रिसोर्सेज की जो है आपकी जो है, जो उबरने के लिए जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जो आपके संसाधन हैं जो है, उनको उनको माना जाता है, उनको डील किया जाता है, उनको देखा जाता है, उनको उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को वे किया जाता है, और जो ऑप्शंस निकलते हैं आपको स्ट्रेसर से डील करने के लिए, वो होते हैं। Secondary appraisal involves assessing one's perceived ability to cope with the situation, with the demands of the situation। सेकेंडरी अप्रेजल में जो है, आप क्या कितने कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके पर्याप्त हैं या नहीं पर्याप्त हैं सिचुएशन से लड़ने के लिए, ये डिसाइड होता है। इंडिविजुअल्स कंसर्न द एबिलिटी ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज, सोशल सपोर्ट एंड अदर रिसोर्सेज टू मैनेज द स्ट्रेसर। अभी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? कोपिंग स्ट्रेटजीज आर एफर्ट्स मेड टू मैनेज द डिमांड्स ऑफ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कि किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के रिस्पॉन्स में जो आपके एफर्ट्स होते हैं जो है, उनको हम कहते हैं कोपिंग। एंड रिड्यूस द नेगेटिव इमोशनल और फिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, अब लैजरस और फुकमैन ने दो प्रकार की कोपिंग स्ट्रेटजीज की। एक इन्होंने कहा कि भाई प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है, और एक इमोशन फोकस्ड कोपिंग है। प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग इन्वॉल्व्स एफर्ट्स टू डायरेक्टली एड्रेस द स्ट्रेसर और इट्स अंडरलाइंग कॉज, सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग और सीकिंग इंफॉर्मेशन। तो प्राइमरी जो आपका प्रॉब्लम फोकस जो आपकी कोपिंग होती है जो है, उसका गोल डायरेक्टर वो किस तरफ डायरेक्टर होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, और इंफॉर्मेशन सीकिंग की तरफ, इंफॉर्मेशन की चाह की तरफ, इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने की तरफ। और जो इमोशन फोकस्ड कोपिंग है, उसमें होता है आपका इमोशनल डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद द स्ट्रेसर, सच एज सीकिंग सोशल सपोर्ट और यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो ये आपकी इमोशन फोकस्ड कोपिंग होती है। अब ये कोपिंग के आउटकम क्या है? कोपिंग का आउटकम सबसे पहला तो ये होता है कि आप उससे ये समझते हो कि किसी स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपके कितने रिसोर्सेज यूज होते हैं, और उन रिसोर्सेज को यूज करने का आउटकम क्या है। इसके बाद इफेक्टिव कोपिंग में लीड टू डिक्रीज स्ट्रेस लेवल, आपके स्ट्रेस लेवल कम हो सकते हैं, और इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल वेलबींग और एनहांस्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब प्रतिरोधक क्षमता आपकी वो बढ़ती है। इसके बाद इनअफेक्टिव कोपिंग जो होती है, और मैल अडेप्टिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज जो होती हैं, वो आपके स्ट्रेस को कुछ समय के लिए तो कम करती हैं, लेकिन फिर क्योंकि आपने प्रॉब्लम से सही तरीके से डील नहीं किया है, तो वो प्रॉब्लम आपको फिर से वापस आती है।
और ये आपको नेगेटिव इमोशंस की तरफ लेके जाती है जो है, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब रीअप्रेजल एंड फीडबैक लूप। रीअप्रेजल क्या होता है? द ट्रांजैक्शनल मॉडल एक्नॉलेजेस दैट द स्ट्रेस एंड कोपिंग मैकेनिज्म्स आर इटरेटिव प्रोसेस एंड दैट मे इन्वॉल्व ऑनगोइंग रीअप्रेजल और एडजस्टमेंट। Individuals may continually reassess their perception of a stressor and adapt their coping strategies based on new information और changes in the situation। तो आपका जो कॉग्निटिव अप्रेजल का जो मैकेनिज्म है, आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ पे चीजों के बारे में हायर ऑर्डर थिंकिंग होती है, जहाँ जजमेंट होता है, जहाँ पे आपके सारे बेस डेटा को लेकर के एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया जाता है जो है, वहाँ उस जगह पे जो है, और आपके जो इमोशनल सिस्टम्स हैं जो कि आपके ब्रेन के अंदर डीप होते हैं, हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं, उनके बीच में एक फीडबैक लूप चलता है जो है, कि एक कॉग्निटिव अप्रेजल उस पे क्या करना है। मतलब मान लीजिए आपका दिमाग, आपका जो दिमाग है जो है, जो इमोशनल सेंटर है, वो आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को कुछ भेजेगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस पे क्या डिसाइड करता है? दैट विल डिसाइड कि आपका इमोशन का अप्रेजल या इवैल्यूएशन आप इमोशन का कैसे कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में जब उसके पास भेजते हैं जो है, तो फिर वो भेजता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के पास, और ये जो है एक साइकिल की तरीके से कंटिन्यू करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक लूप। ठीक है। अब एप्लीकेशन और इम्प्लीकेशन क्या है इसके जो है? द ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ स्ट्रेस एंड कोपिंग हैज बीन वाइडली यूज अप्लाइड इन रिसर्च में। इस रिसर्च में इसका बहुत यूज हो चुका है जो है। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंस दिखाता है, ये इस बात को दिखाता है कि अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग मैकेनिज्म्स को यूज करते हैं। अलग अलग मैकेनिज्म्स को किस लिए यूज करते हैं? अलग अलग मैकेनिज्म्स को इसलिए यूज करते हैं ताकि वो कोपिंग स्ट्रेटजीज के तौर पे यूज करते हैं, ताकि वो कोपिंग को देख सकें कि वो किसी प्रॉब्लम से कितने बेहतर तरीके से कोप कर पा रहे हैं या कितनी मुश्किल तरीके से कोप कर पा रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद कैनन बार्ड का, वॉल्टर कैनन का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स थ्योरी। अब जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स थ्योरी होता है, वो कहता है कि जब आपके स्टिमुलस, जब आपके एनवायरनमेंट में कोई ऐसा स्टिमुलस आता है, तो दैट इनिशिएट्स अ कन्फ्रंटेशन और एस्केप का, और एस्केप मोड ऑफ डीलिंग विद द इमोशन। ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ट्रिगरिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। अब ट्रिगर रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होते हैं? द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स इज ट्रिगर्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पार्ट्स ऑफ autonomic nervous system responsible for mobilizing the body's resources at the time of stress. Perceived threat, whether physical or physiological or psychological, can initiate the response. Examples include encountering a predator, facing a deadline, or experiencing a traumatic event. अब ये कह रहे हैं कि ये जो आप कोई बाहर से आप कोई स्टिमुलस आता है जो है, तो आप उस पे आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जो है, वो आपका चालू हो जाता है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है जो है, जो कि बॉडी के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने का काम करती है जो है। जब कोई स्ट्रेस आपके पास आता है जो है, परसीव थ्रेट आता है आपके सामने, तो आप पे आपका रिस्पॉन्स चालू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी नरभक्षी को जो है, जब आप देखते हैं, या आप किसी प्रेडेटर को देखते हैं, या फिर आप किसी शेर को देखते हैं, सांप को देखते हैं, तो उस पे आपका जो बॉडी है जो है, वो सारे मैकेनिज्म्स जो है, सारे मैकेनिज्म्स आपके फाइट या फ्लाइट का रिस्पॉन्स इवोक करने में यूज हो जाते हैं, या उस तरफ डेविएट या डाइवर्ट हो जाते हैं। अब फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट्स द कैस्केड ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एक्शन। हार्ट रेट इंक्रीजेस टू पंप मोर ऑक्सीजन ब्लड टू द मसल एंड वाइटल ऑर्गन। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, वो आपकी बॉडी को तैयार करता है फाइट या फ्लाइट के लिए। आपकी जो हार्ट रेट है, वो हार्ट रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? ताकि इसलिए बढ़ जाती है ताकि आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, आपके मसल्स और वाइटल ऑर्गन्स में जा सके। अब ब्रीदिंग जो है आपकी वो तेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो आप कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जो है। इसके साथ में जो एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती हैं, एड्रेनल ग्लैंड्स जो है आपकी स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज करती हैं, पर्टिकुलरली एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन जो है, जो कि आपके बॉडी की अलर्टनेस, स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ाती हैं या उन पे काम करती हैं। जो आपका सेंसरी परसेप्शन होता है, वो ज्यादा हाइटेंड हो जाता है। आप एक अलार्म की स्टेट में रहते हैं, आप कॉन्स्टेंटली थ्रेट के लिए पर देखते रहते हैं कि कहाँ थ्रेट है, कहाँ थ्रेट है, कहाँ थ्रेट है जो है, और आप उसके प्रति जो आपका रिस्पॉन्स होता है, वो हाईली अलार्म्ड रहता है जो है, जिसमें कि आप जो अलर्टनेस का लेवल रहता है, वो काफी हाई हो जाता है।
और जो नॉन एसेंशियल फंक्शंस हैं जो है, जो बॉडी के लिए उतने जरूरी फंक्शंस नहीं है, उनको दबा दिया जाता है या उनको धीमा कर दिया जाता है। इसके बाद में अब इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? इन एडिशन टू फिजियोलॉजिकल चेंजेस, द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट साइकोलॉजिकली। Individuals may experience heightened alertness, anxiety, or aggression depending on the nature of threat and individual differences. Emotional responses are adaptive, serving to focus attention and motivate action in response to perceived danger. जो इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं वो अडेप्टिव होते हैं। अडेप्टिव कैसे होते हैं? जो है वो आपकी अटेंशन को फोकस करने में हेल्प करते हैं और आपको एक्शन मोटिवेट करने में हेल्प करते हैं। किसके प्रति? जो डेंजर आपने महसूस कर रहे हैं समाज में या अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, उसके प्रति। अब अडेप्टिव फंक्शन क्या होता है? अडेप्टिव फंक्शन ये होता है जो है कि अडेप्टिव मैकेनिज्म ये होता है आपका कि आप जो है फाइट या फ्लाइट को लेकर के जो है आपका जो रिस्पॉन्स रहता है जो है किसी चीज को लेकर के, किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन को लेकर के, उसके लिए आपको आपकी बॉडी तैयार करती रहती है जो है। ठीक है। अब इसके बाद में दो प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। पहला तो होता है आपका यू स्ट्रेस और दूसरा होता है डिस्ट्रेस। तो यू स्ट्रेस क्या होता है? यू स्ट्रेस Eustress refers to the positive or beneficial stress that motivates and energizes the individual to achieve their goals. देखिए, कुछ लेवल का स्ट्रेस, कुछ लेवल तक स्ट्रेस जो होता है वो जरूरी होता है क्योंकि वो आपको काम की तरफ मोटिवेट करता है। लेकिन जब स्ट्रेस एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद जो स्ट्रेस होता है दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस फॉर यू टू अचीव योर गोल्स। ठीक है। तो जो यूस्ट्रेस होता है वो आपको अपने गोल की तरफ ओरिएंट करता है, वो आपको अपने गोल को अटेन करने के लिए मोटिवेट करता है। और डिस्ट्रेस के इसके नेगेटिव आउटकम्स नहीं होते हैं, इसके पॉजिटिव आउटकम्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है। और जो यूस्ट्रेस होता है ये परफॉर्मेंस पे आपके बड़ा इफेक्ट करता है, या आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है जो है, आपकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाता है जो है। और जो यूस्ट्रेस है जो है वो उन सिचुएशन से होता है जहां पे जिन सिचुएशंस को आप महसूस करते हैं कि चैलेंजिंग है लेकिन मैनेजेबल है और आपको रिवॉर्ड उनसे मिल सकता है, जहां पे आपको बेटर चीजें मिल सकती हैं, वहां पे यूस्ट्रेस होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूस्ट्रेस में इंक्लूड स्टार्टिंग अ न्यू जॉब, preparing for a competition, pursuing personal goals, or experiencing excitement and anticipation. Eustress can enhance cognitive function, increased focus, concentration, boost creativity, and improve overall well being. It is characterized by feelings of excitement, enthusiasm, and a sense of mastery or accomplishment. While eustress may still involve physiological arousal, and activation of body's stress response, it is typically perceived as a positive and manageable experience। ये पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहता है। अब जो डिस्ट्रेस रहता है जो है वो आपको किसी कोई थ्रेट रहता है या बाहर आपको कोई परसीव थ्रेट है या बाहर का सरकमस्टेंस आपसे कुछ डिमांड कर रहा है जो है, तो उस जगह पे आपका जो नेगेटिव फीलिंग होती है जो है उसको हम बोलते हैं कि डिस्ट्रेस है जो है। ये जो डिस्ट्रेस है जो है ये एंजाइटी, ओवरवेल्म या डिस्कम्फर्ट के साथ जुड़ा हुआ हम देखते हैं। डिस्ट्रेस अराइजेस फ्रॉम सिचुएशंस और इवेंट्स दैट आर परसीव्ड एज थ्रेटनिंग। उन सिचुएशंस में होता है जहां पे आप ये महसूस करते हैं कि जो सिचुएशन है वो थ्रेटनिंग है, वो हार्मफुल है और आपके कंट्रोल में नहीं है। अब डिस्ट्रेस के कुछ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? अपने आप रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आपके काम से जुड़ा हुआ प्रेशर हो सकता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, आपने लाइफ में कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट फेस किया है उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। जो डिस्ट्रेस होता है इसका बॉडी के ऊपर बड़ा ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जो है। और ये आपको इससे होता क्या है? इससे आपको एग्जॉशन होता है, बर्नआउट होता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं और कुछ और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। Unlike eustress, which is perceived as manageable and potentially rewarding, distress often leaves individuals feeling helpless, overwhelmed, and unable to cope effectively with their circumstances. It is important for individuals to recognize signs of distress and seek support or intervention to address underlying stressors and build resilience. अब फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्ट्रेस। फिजिकल बेसिस क्या है? स्ट्रेस बिगिंस विद द परसेप्शन ऑफ थ्रेट। जो स्ट्रेस है जो है वो आप थ्रेट जब बाहर बाहर का एनवायरनमेंट परसीव करते हो तब स्ट्रेस चालू होता है जो है, एंड इट ट्रिगर्स अ कैस्केड ऑफ न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। इससे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि हाइपोथैलेमस जो है वो एरिया आपका एक्टिवेट हो जाता है जो है, और वो एरिया आपका ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स के तौर पे। फिर जो ये एक्टिवेट हो जाता है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इससे स्ट्रेस हार्मोन इंक्लूडिंग एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ये सब आपके ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट होते हैं जो कि आपको फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करते हैं।
फिर ये जो एक्टिवेशन है जो है आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये आपको फाइट या फ्लाइट के लिए तैयार करता है। इसके बाद में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं जो है वो आपके ब्लड में जाते हैं और यहाँ से फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। फिर साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है इसका स्ट्रेस का, वो है कॉग्निटिव अप्रेजल की आप किसी सिचुएशन को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसको आप कैसे मान रहे हैं कि वो आपको हार्म करेगी, नहीं हार्म करेगी। उस पे आप उस आपका इवैल्यूएशन कैसा है, आपका कॉग्निटिव अप्रेजल कैसा है, जो है दैट डिसाइड्स कि आपको स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। दूसरा है आपका इमोशनल रिस्पॉन्स, किसी भी स्टिमुलस के प्रति आपका इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है, दैट विल डिसाइड कि आपको स्ट्रेस होगा या नहीं होगा। फिर आपकी कोपिंग मैकेनिज्म्स आते हैं। कोपिंग मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? कोपिंग मैकेनिज्म से क्या स्ट्रेस का रिश्ता है? कोपिंग मैकेनिज्म्स आपके गिवन स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं या नहीं मैनेज कर पाते हैं, दैट विल डिसाइड कि आपको स्ट्रेस होगा कि नहीं होगा। और फिर आपको कितना लगता है कि आपकी जो सामने सिचुएशन है वो आपके कितने कंट्रोल में है और आप उस सिचुएशन को कितना बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, दैट विल डिसाइड कि आपको स्ट्रेस होगा या आपको स्ट्रेस नहीं होगा। फिर कुछ कॉग्निटिव फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कॉग्निटिव बायसेस होते हैं, जो वह कुछ रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स होती हैं। इसके बाद में फिजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो है आपका इफेक्ट पड़ता है, जो है इसमें आपके हाइपरटेंशन वगैरह हो सकता है, आपको हार्ट रिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, जो आपका जो स्ट्रेस है ये आपके इम्यून सिस्टम को नीचे करता है, जैसे कि हम लोगों ने कोरोना में देखा। कोरोना की बीमारी तो उतने लोगों को नहीं मारी, बट जो कोरोना की बीमारी थी जो है उसमें लोगों ने डील कैसे किया उसको, लोगों ने उस पे इतना अलग-थलग पड़ गए जो है, लोगों पे जो स्ट्रेस पड़ा है जो है उस बीमारी का जो भौकाल पड़ा है या उस बीमारी का जो का जो का जो इफेक्ट पड़ा है जो है दैट विल डिसाइड कि स्ट्रेस होगा या आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो है वो आपको अल्सर्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जो है, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है जो स्ट्रेस के कारण आपका जो एसिड है जो है वो आपके ज्यादा निकलता है, जो है एसिड ज्यादा निकलता है तो उससे एसिड रिफ्लक्स हो सकता है, आपको अल्सर वगैरह हो सकते हैं जो है। स्ट्रेस हार्मोन जो है आपके उससे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन बढ़ता है, जो है आपका गट बैक्टीरिया जो होता है, अच्छी गट बैक्टीरिया उनका डिसबैलेंस होता है जो है, अच्छे बैक्टीरिया और गलत बैक्टीरिया का जो है। इसके बाद में आपका जो आपका वेट गेन हो सकता है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, आपका मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है जो है वो हो सकते हैं जो है। ठीक है, और इसके अलावा आपको कुछ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी जो है उनमें परेशानियां दिखी जा सकती हैं। इमोशनल इफेक्ट क्या होते हैं? जो इमोशनल इफेक्ट हैं वो है आपके एंजाइटी और डिप्रेशन से जुड़ा हुआ है, एंगर और हॉस्टिलिटी आप देखते हैं। सोशल रिलेशनशिप से बड़ा इफेक्ट करता है जो है आपका स्ट्रेस जो होता है उसमें आप किसी रिश्ते में 100% कंट्रीब्यूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे आता हूँ और इसके बाद में शाम को 5:30 बजे जाता हूँ। अब मेरे पास हालांकि स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रेस होता तो मैं अपने लाइफ को बेहतर तरीके से जी नहीं पाता। तो वैसे ही किसी के भी साथ होता है कि अगर आप पे स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे, जो रिलेशनशिप्स आप लाइफ में बिल्ड करते हो आप उनको एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ आपकी जो सेल्फ स्टीम है, जो आत्म स्वाभिमान है जो है और आत्म संतोष या आत्म संपूर्णता की जो भावना है जो है आपके अंदर, ये बड़ी कम होती जाती है जो है, या फिर इससे जो है आपका इमोशनल इफेक्ट जो है वो ये पड़ता है। फिर इसके बाद आपका जो इमोशनल रेगुलेशन जो है और कोपिंग स्ट्रेटजीज और ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। वील मीट सून। टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।